गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। क्या बोल रहे हो बेटा? दो बातें आज, एक तो स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ाऊंगा और मैं कोचिंग नहीं गया, घर पर हूँ। सर तबीयत खराब है आपकी? हाँ बेटा, तो अभी रिस्क है इसलिए मैं कोचिंग नहीं गया। ओके सर। और दूसरा, कैमरा ऑफ रखूंगा, थोड़ा ऐसी ही हालत हो रही है, तो आप लोग आराम से स्क्रीन शेयरिंग से पढ़ो जैसे पहले पढ़ते थे। आराम से बोलो, पूछो जो पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर आपका हेल्थ ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है और कोई बात नहीं। और आज कराया है मैंने, सैंपल दिया है, कल तक रिपोर्ट आएगी। आजकल पता नहीं लगता ना कि सिंपल फीवर है या कोविड है, ये पता नहीं लगता। तो अगर कोविड हुआ तो मैं काफी दिनों तक आपकी ऐसे ही क्लास लूंगा, और कोविड नहीं हुआ तो कल से ही आपकी वापस से रेगुलर बोर्ड पर क्लास हो जाएंगी, है ना। लेकिन क्लास तो चलेगी, कहीं भी चले, कैसे भी चले, है ना। सर ऑर्गेनिक क्लास इसीलिए नहीं लग रही क्या सर का? हाँ, ऑर्गेनिक की क्लास का भी कुछ रीजन यही है। वैसे तो खैर ऑर्गेनिक का ज्यादा कुछ नहीं बचा, तो अभी हम उधर डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे सर को। सर पॉजिटिव है, भटनागर सर भी, भटनागर सर भी कोविड पॉजिटिव है। हाँ, चलो बच्चों शुरू करते हैं ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा अलग अलग सर्किट्स तो डिस्कस कर लिए। आप सभी को एक तो मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। और स्क्रीन भी क्लियर दिख रही है ना? यस तो हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस कर चुके। केवल अगर रेसिस्टेंस हुआ सर्किट में, या केवल इंडक्टेंस हुआ, इंडक्टर हुआ, या कैपेसिटेंस हुआ, फिर उनका कॉम्बिनेशन भी हमने ले लिया। एक बार एल और आर लिया था, एक बार आर और सी, और एक बार एल और सी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल सी आर सीरीज एसी सर्किट। यानी कि हम एक इंडक्टर को बेटा म्यूट कर लो, एक कैपेसिटर को और एक रेसिस्टर, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। फिर एक एसी सोर्स के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। हमेशा की तरह एसी सोर्स वही होगा, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। और ये है L, ये है C, ये है R। बच्चों अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे सॉल्व नहीं करना। इक्वेशन आएगा, दो ईएमएफ है, एक तो सोर्स ईएमएफ है और एक इंडक्टर पर इंड्यूस ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। और बच्चों ये ईएमएफ दो जगह ड्रॉप होगा, एक तो क्यू बाई सी यानी कि कैपेसिटर पर, और आई आर इंडक्टर उस पर, रेसिस्टेंस पर। तो बच्चों ये इक्वेशन तो बन गया हमारे लिए, लेकिन इसको
सॉल्व नहीं करेंगे हम, बस कभी डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ले तो जरूर काम आ सकता है ये, तो इसे कॉपी कर लेना। हम आगे सॉल्व तो इसको है ना उसी से करेंगे। किससे करेंगे? फेजर डायग्राम से। तो बच्चों तीनों सीरीज में है ना, तो करंट को तो बेस मान लेते हैं हमेशा की तरह, जैसे पहले मानते थे, ये तो आई आ गया। अब हम जानते हैं इंडक्टर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो π/2 आगे होता है। तो बच्चों ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हो गया VL, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इंडक्टर। आपको याद होगा पहले भी मैंने जो डायग्राम बनाए थे उनमें VL को ऊपर ही लिया था मैंने। दूसरा हो गया VC। आपको याद होगा पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उनमें भी VC को मैंने नीचे लिया था। और तीसरा होता है VR। और पहले जो डायग्राम बनाए थे उनमें हमने VR को I वाली डायरेक्शन में ही लिया था। बच्चों एक मान लो आपके पास 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर नीचे की तरफ है, एक वेक्टर बाईं और दाईं ओर है। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पहले हम VL और VC का रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा। तो VL हम बड़ा मान लेते हैं, अभी हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो अभी हमें ये मानना पड़ेगा VL बड़ा है। तो VL अगर बड़ा है और VC उसके अपोजिट है, तो बेटा VL और VC का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा और ये हो जाएगा VL माइनस VC। फिर VL माइनस VC जो बचेगा उसको VR में जोड़ना है, तो बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ होता था ना, उस तरह से करेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम की तरह। तो बच्चों ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, और जो रिजल्टेंट होगा वो सोर्स EMF के बराबर होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? E बराबर VL और VC की टर्म्स में क्या आएगा? तो ये आएगा VL माइनस VC, इसका स्क्वायर 2A का स्क्वायर प्लस VR का VR स्क्वायर। का स्क्वायर। हाँ, क्योंकि VL माइनस VC और VR एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बच्चों पहले की ही तरह हम VL को लिख देंगे IXL। देखो लास्ट लेक्चर आपको याद करना पड़ेगा, उसी से लिंक्ड है ये। VC को लिख देंगे हम IXC और VR को लिख देंगे हम IR। ये सब वही चीजें हैं जो मैं पहले भी लिख चुका हूं। बच्चों I को कॉमन ले लो, I बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर XL माइनस XC है ना, ये नेट रिएक्टेंस कहलाता है, कुल प्रतिबाधा। तो हम XL माइनस XC को मिलाकर X लिख सकते हैं, तो ये अंडर X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर Z होता है प्रतिबाधा, यानी कि इम्पीडेंस। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस सर्किट का जो Z आ गया वो आया है अंडर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और थोड़ा डिटेल में लिखें इसे, तो XL को लिखूंगा 2πFL माइनस XC को लिखूंगा 1/2πFC। बच्चों याद होगा आपको XL और XC की वैल्यू? है ना, XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ωc प्लस R स्क्वायर। तो बच्चों ये नेट रिएक्टेंस आ गया हमारे पास। ये है सर्किट का इम्पीडेंस, सॉरी रिएक्टेंस नहीं इम्पीडेंस। आगे मैं बात करूंगा, आप यहां तक पहले कॉपी कर लो, है ना, फटाफट। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड लास्ट लाइन बताइएगा एक बार। हाँ एक बार है ना, ये बच्चे कॉपी कर लें, फिर मैं नीचे पहुंचूंगा तब बता दूंगा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। आप भी कॉपी कर लो।
जब हम उस लाइन पर पहुंचेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सर। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? यस सर। अच्छा है ना, कोई बात नहीं, स्क्रॉल करते जाएंगे। सबको, जो लोग मोबाइल पर देख रहे हैं उनके लिए अच्छा है। वैसे अगर मैं जूम को इसके साथ ले लूं तो ये हो जाएगा। अब छोटा हो गया। Done, sir. सर नाम लिखना है बस। बेटा फिर से बोलो, आवाज चली गई आपकी, आवाज नहीं सुनाई दी अच्छे से। स्क्रॉल कीजिए, डायग्राम देखना है सबसे ऊपर। डन सर, थैंक यू। हाँ बेटा, सेकेंड लाइन एक्सप्लेन। बेटा x तो एक्सएल माइनस एक्ससी है ना, ये तो ऊपर वाला ही लाइन मैंने दोबारा लिखा है। और एक्सएल तो हमारा ओमेगा एल होता है, ओमेगा एल मतलब ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो एक्सएल हो गया 2 पाई एफ एल, एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सएल ओमेगा एल होता है यानी कि 2 पाई एफ एल, और एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। और ये एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बेटा हम पहले ही निकाल चुके हैं, जब हमने उनको अलग अलग डिस्कस किया था, इंडिविजुअल डिस्कस किया था ना, तब ये वैल्यूज आई थी। थैंक यू सर। ओके बच्चा। हाँ अब है ना, एक बार उसकी बात और कर लेते हैं बच्चों। डायग्राम में है ना, यहाँ पर फाई और लिख दो आप, ये देखो मैं लिख रहा हूँ डायग्राम में, यहाँ पर ये फाई और लिख दो। तो ये फाई जो होगा ये नेट सोर्स ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल हो जाएगा। अब इस डायग्राम को देखकर बताइए tan फाई की वैल्यू क्या आएगी? VL माइनस VC बाई आर VR। अपॉन वी आर, करेक्ट। तो ये नीचे लिख रहा हूं मैं। तो बच्चों tan फाई आएगा VL माइनस VC अपॉन VR, और VL को IXL लिखूंगा, VC को IXC लिखूंगा, VR को IR लिखूंगा, तो I कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचेगा XL माइनस XC अपॉन R। और बच्चों XL माइनस XC को भी तो मैं X लिख सकता हूँ ना, तो ये X बाई R बचा लास्ट में। ये जो X होता है ये नेट रिएक्टेंस होता है बेटा, नेट रिएक्टेंस जो XL और XC का रिजल्टेंट होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर करंट वोल्टेज से आगे होगा या वोल्टेज करंट से आगे होगा, ये कैसे पता लगेगा? बोलो, ये कैसे पता लगेगा कि करंट वोल्टेज से आगे है या करंट वोल्टेज से पीछे है?
जवाब नहीं दे रहे आप लोग। VL माइनस VC से, हाँ ये जैसे लिखा है VL माइनस VC से, तो सही बताऊं तो इससे पता लगेगा कि हमारा XL बड़ा है या XC बड़ा है। तो यहाँ पर दो बातें हम लिख लेते हैं। यदि XL XC से बड़ा हुआ, इंडक्टर अगर कैपेसिटेंस से ज्यादा हुआ, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, प्रेरणीय प्रतिघात यदि धारितीय प्रतिघात से ज्यादा हुआ, तो इस कंडीशन में करंट वोल्टेज से पीछे होगा। लिख लो, धारा स्रोत विभव से पीछे होगी। करंट विल लैग टू सोर्स वोल्टेज। लैगिंग मतलब पीछे, और उल्टा करके लिख लो, अगर XL XC से छोटा हुआ बेटा तो उल्टा हो जाएगा, तो धारा स्रोत विभव से आगे हो जाएगी। लिख लो, धारा स्रोत विभव से आगे होगी। हिंदी में लिखो, करंट विल लीड टू सोर्स वोल्टेज। करंट विल लीड टू सोर्स वोल्टेज। और बच्चों कितना एंगल आगे होगा वो tan phi के फार्मूले से निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आकर एक अपनी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। लेकिन सच्ची बताऊं तो आज के 15 मिनट और पिछला पूरा लेक्चर से हम थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो अब है ना, हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हाँ बेटा, तो RMS के क्वेश्चन हमने जरूर किए थे पहले, वहां पर IRMS हमने निकाला था। अब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, बेटा हमारे पास एक कॉइल है, उस पर जब हम 100 वोल्ट डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक कॉइल है इस तरह की, इस कॉइल को जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बेटा डायरेक्ट करंट का मतलब बैटरी होता है, दिष्ट धारा 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो करंट आता है वो 1 एम्पियर आता है, ठीक है। लेकिन बेटा जब इसी कॉइल को हम लोग AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, AC सोर्स है 100 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर करंट जो आता है वो सिर्फ 0.5 एम्पियर आता है। तो मुझे बताओ इस कॉइल का रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस यानी कि L कितना है। एक तो इस कॉइल में R होगा वो बताना है, और एक इस कॉइल में L कितना होगा वो बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो, एक कॉइल को जब हम DC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं 100 वोल्ट के बैटरी से, तो 1 एम्पियर करंट आता है, लेकिन इसी कॉइल को, इसी कुंडली को जब हम प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ते हैं तो आधा एम्पियर करंट आता है। सेम वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो इसका R और L बताना है कितना होगा। थोड़ा सा आप सोचो, फिर मैं आपकी बीच में हेल्प कर दूंगा। बेटा हम जब है ना कोई भी बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी में केवल R काम करता है, L काम नहीं करता। तो पहले वाले
डायग्राम से आप आर निकाल सकते हैं। बताओ आर कितना आएगा? नहीं बताओगे बेटा? मैंने कहा ना, हाँ 100 ओम साक्षी का सर। आर 100 आएगा, बिल्कुल सही बेटा। आर है ना, पहले वाले डायग्राम से निकलेगा। आर होता है सोर्स वोल्टेज अपॉन करंट। तो सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट है, करंट हमारा 1 एम्पियर था, उससे आर निकाल लिया 100 ओम। अब दूसरे डायग्राम से हमें एल मिलेगा। ये ए अंडर स्कोर के कौन है? इसने अब बिल्कुल सही जवाब है बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? आप असली नाम तो रखते नहीं हो। अरे बोल तो दो। ये देखो, आपको तो चैट भी दिख रही है ना। तो ये 100 ओम 0.55 हेनरी, ये आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मुझे डायरेक्ट मैसेज आया है, लेकिन आपको सबको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयरिंग में पूरी स्क्रीन को शेयर कर रखा है। हाँ, तो इसका आंसर सही है बच्चे का। ये बोल नहीं रहा कौन है। तो बेटा 100 ओम तो पहले डायग्राम से आ गया। देखो, जब हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो E अपॉन आई हमारा जेड आता है। तो दूसरे डायग्राम में E और I को डिवाइड करेंगे तो R नहीं आएगा, AC में हमेशा Z आता है। E कितना है? 100 वोल्ट। और दूसरे डायग्राम में I कितना है? 0.5। तो बेटा 100 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 200 ओम आएगा। ये 200 ओम Z आया है। वो कभी बोलता ही नहीं, आकाश। ओके बेटा, ओके आकाश। तो बेटा ये 200 ओम आया है, ये Z आया है। और हम जानते हैं हमारा जो Z होता है वो √x² प्लस r² होता है। वो हमने 200 ओम निकाल लिया, और R हम पहले निकाल चुके। इसको वर्ग कर दो, x² प्लस r² आएगा 200 गुणा 200। r² कितना है? 200 गुणा 200 जो होता है 40,000 होता है। 40,000 में से r² कितना है? 10,000 है। r² 10,000 होगा ना, 100 गुणा 100। तो 40 में से 10,000 जाएगा तो 30,000 बचेगा। अंडर रूट ले लो, तो 100√3 ये x आ गया। और x कितना होता है? 2πfl। थोड़ा लंबा हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां से l आ जाएगा। l आएगा 100√3 अपॉन 2πf। और f कितना है? 50। 50 इंटू 200, तो l आ गया √3 अपॉन पाई हेनरी। ये आंसर है। अब √3 को आप 1.73 लिख दो, 732। पाई होता है 3.14, तो ये 0.55 आएगा हेनरी सॉल्व करने पर। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, परफेक्ट एकदम। तो बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, इसे नोट करें। ये पहला क्वेश्चन ही काफी अच्छा है।
कॉपी हो जाए तो बता देना, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। डन सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा हमारे पास एक बल्ब है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बल्ब के क्वेश्चन किए थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, एसी वाला चैप्टर अलग है थोड़ा। हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब एक रेसिस्टेंस होता है बेटा, बस ये बल्ब 100 वोल्ट का है, 100 वॉट का है और 100 वोल्ट पर चलता है। यानी कि जब इस पर हम 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये 100 वॉट की पावर देगा हमें। बच्चों मुझे बताओ, अगर इस बल्ब को मैं 200 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा? मैं आपकी बायोलॉजी की पूरी क्लास सुनी मैंने, अक्सर चलता ही रहता है मेरे यहाँ। शायद जितनी देर सर बोलते हैं उससे ज्यादा देर आप लोगों की आवाजें आती है ना? और फिजिक्स में आते ही सन्नाटा छा जाता है, जैसे तो पूरी क्लास भाग गई हो, और हो भी सकता है भाग ही जाते हो आप लोग। ऐसा क्यों? मानता हूँ कठिन सब्जेक्ट है, और आप लोग शायद बायोलॉजी बायोलॉजी ही पढ़ते रहते हैं, है ना? सही कह रहा हूँ? चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का, आप सोचो क्या बोलोगे। बच्चों मेरी आवाजें आ तो रही है ना? यस सर। Yes, sir. तो यस सर बोलने के अलावा कुछ और भी बोल दो। एक बल्ब है जिस पर 100 वॉट और 100 वोल्ट लिखा है, और उसे 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग? बेटा एक जवाब और होता है, सर नहीं आता, क्योंकि अगर आप चुप रहोगे तो उसका मतलब गलत निकलता है। आपको नहीं आता तो आप जवाब दो, सर नहीं आता। यस सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है सर। बेटा किसी भी बल्ब पर उससे डबल वोल्टेज लगाओगे तो ये बच्चा भी बता देगा, वो फ्यूज हो जाएगा, बस इतना सा बोलना था।
100 वोल्ट का बल्ब है, यानी कि वो 100 वोल्ट से ज्यादा सहन ही नहीं कर सकता, और तुमने लगा दिया 200 वोल्ट, तो फ्यूज हो जाएगा, बस खत्म। तो इसको फ्यूज होने से बचाने के लिए हम इसके सीरीज में एक कॉइल लगा देते हैं, इंडक्टर। ये खुद तो रेसिस्टेंस है, इसके बाजू में एक कॉइल लगा देते हैं। तो क्या होगा, जितना विभव पतन बल्ब को चाहिए उतना विभव पतन तो बल्ब ले लेगा, और बाकी का विभव पतन जो है, पोटेंशियल ड्रॉप, वो ये कॉइल पर आ जाएगा। तो कॉइल हमने इसीलिए लगाई है ताकि बल्ब पर 100 वोल्ट ही ड्रॉप हो और बाकी कॉइल पर हो जाए। तो 200 में से अगर बल्ब पर 100 वोल्ट हमें विभव पतन कराना है, तो बाकी का विभव पतन हमें यहाँ कराना पड़ेगा कुंडली पर। तो हमें VL पहले निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हम जानते हैं, अच्छा पहले तो एक तो सर्किट में करंट निकाल लो बेटा। पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है। बल्ब का जो पावर है, ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो करंट होगा पावर अपॉन वोल्टेज। बल्ब का पावर है 100 वॉट और पोटेंशियल ड्रॉप है 100 वोल्ट, यानी कि बल्ब 1 एम्पियर करंट ले सकता है। अगर आपने 1 एम्पियर से ज्यादा करंट इसे दे दिया तो ये बल्ब भैया फ्यूज हो जाएंगे साहब एकदम से। अब हमें पता है 100 वोल्ट का ड्रॉप हमने बल्ब पर करा दिया, तो बाकी का विभव पतन हमें कराना पड़ेगा कॉइल पर, कुंडली पर। तो बेटा कॉइल पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो निकालना है। हम जानते हैं एसी सर्किट में है ना बेटा, डायरेक्ट ऐड नहीं होता। जैसे है ना, रेसिस्टेंस पर अगर विभव पतन VR है और कुंडली पर VL है, तो VR प्लस VL बराबर सोर्स वोल्टेज नहीं होता। यहाँ पर अंडरवुड VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर बराबर E होता है, ये ध्यान रखो। एसी में अगर एक प्रतिरोध और एक कुंडली श्रेणी क्रम में लगी है तो उनके विभव सीधे सीधे नहीं जोड़ते जैसे DC में जोड़ते थे। डायरेक्ट करंट में पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्ट जोड़ते थे, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जोड़ते। यहाँ पर ये वाले फार्मूले काम आते हैं, ये वाले। तो बच्चों VR तो हमारा 100 वोल्ट है, VL हमें निकालना है और E हमारा 200 है। इसको सॉल्व करेंगे तो VL आएगा 100√3। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना बाद में, मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया, 100√3 आ जाएगा। बेटा अपन को निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन याद दिलाओगे क्या था मेरा? मेरा क्वेश्चन था, मैंने अभी तक तो बोला ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन था कि हमें है ना कितने इंडक्टेंस की कॉइल लगानी पड़ेगी, कॉइल का L निकालना है ताकि बल्ब फ्यूज ना हो। तो मैंने यहां तक तो पहुंचा दिया आपको, VL निकाल दिया, I निकाल दिया। अब जरा मुझे बताएंगे L कैसे निकालूं मैं? करो कोशिश, L निकालो। एक्सेल निकाल सकते हैं ना बेटा पहले। एक्सेल क्या होता है? VL अपॉन I। VL 100√3 आ गया और I हमारा कितना है, 1 एम्पियर, तो एक्सेल आ गया 100√3 ओम, और एक्सेल होता है 2πfL। बिल्कुल वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन आ गई यहाँ पर सेम। तो L आ जाएगा 100√3 अपॉन 2πf, और F कितना है 50। फिर से 50 इंटू 2, 100 से 100 कट गया, तो √3 अपॉन पाई हेनरी, ये हमारा L आ गया। तो बाई चांस ऐसा है कि इस क्वेश्चन में L उतना ही आया है जितना प्रीवियस पिछले क्वेश्चन में आया था, बाई चांस। लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग था, ये वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी अलग थे।
और ये क्वेश्चन जबरदस्त था। तो बच्चों अगर हमें बल्ब को फ्यूज होने से बचाना है तो बल्ब के श्रेणी क्रम में हमें एक कॉइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितना विभव पतन बल्ब को लेना है बल्ब ले लेगा और बाकी का विभव पतन हमें कॉइल पर कराना पड़ेगा, बाकी का पोटेंशियल ड्रॉप हमें कॉइल पर कराना पड़ेगा बेटा। इसलिए हाँ, आकाश का आंसर √3/π सही है। इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन। बच्चों मेरे पास जैसे है ना, एक कॉइल है और एक कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर है, तीनों को सीरीज में लगा दिया और इधर एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स लगा दिया। चैप्टर एसी है तो एसी सोर्स ही लगाएंगे। हमने एक वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पर V1, दूसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगाया V2, तीसरा वोल्ट मीटर यहाँ लगाया V3। सोर्स है 200 वोल्ट का, 50 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज। और यहाँ पर है ना एक्सएल, एक्सी और आर की वैल्यू दे रखी है। एक्सएल बेटा 70 ओम है, एक्सी 40 ओम है, और ये भी 40 ओम है। तो आपको बताना है ये 3 वोल्ट मीटर जो हमने लगाए हैं, इन तीनों का पाठ्यांक रीडिंग क्या होगी। V1, V2 और V3 तीनों का पाठ्यांक क्या होगा ये बताना है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, सुनो बेटा। पहले तो सर्किट का जेड निकाल लेते हैं, क्वेश्चन जरूर लिख लेना। V1, V2 और V3 का मान बताइए, है ना, वैल्यू बताइए। डायग्राम बना लो। तो सबसे पहले तो सर्किट का जेड निकाल लो बेटा। जेड होता है √XL - XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सॉल्व करके देना कितना आएगा। एक्सएल आपको दे रखा है 70 ओम, XC आपको दे रखा है 40 ओम और XR आपको दे रखा है 40 ओम। हाँ बेटा 50 ओम आएगा। तो ये जेड आ गया हमारे पास। अब आई निकाल लो। आई हमेशा होता है E/Z।
सोर्स वोल्टेज है 200 वोल्ट और जेड हमारा 50 है, तो आई आ गया 4 एम्पियर। अब बच्चों हमारा जो V1 है वो विभव पतन है कुंडली पर, और वो आएगा आई एक्सएल। आई 4 है और एक्सएल 70 है, यानी कि 280 वोल्ट। ये पहले वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा बेटा। दूसरा वोल्ट मीटर जो है वो विभव पतन देगा कैपेसिटर पर, वो होगा आई एक्ससी। आई 4 है और एक्ससी 40 है, तो ये होगा 160 वोल्ट। और बेटा तीसरा वोल्ट मीटर जो है वो रेसिस्टेंस प्रतिरोध पर विभव पतन देगा आई आर। आई 4 है और उसका आर 40 है, तो ये 160 वोल्ट होगा ये भी। तो बच्चों पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग है 280 वोल्ट और बाकी दोनों की है 160 वोल्ट। चलो मैं देखता हूं, इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। बच्चों अगर मैं एक वोल्ट मीटर और लगा दूं जो कुंडली को और संधारित्र को एक साथ कवर कर रहा है, डायग्राम में जगह कम है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि आपको दिख जाए। बच्चों मैं एक वोल्ट मीटर यहां लगा रहा हूं V4। ये वोल्ट मीटर कॉइल को और कैपेसिटर को एक साथ कवर किए हुए है, तो इसकी रीडिंग और बताओ कितनी आएगी। करेक्ट, सही है। तो बच्चों इसकी जो रीडिंग आएगी, क्योंकि हमारा चौथा वोल्ट मीटर जो है वो कॉइल पर और कैपेसिटर पर एक साथ कनेक्ट है, तो इसकी रीडिंग आएगी आई और नेट रिएक्टेंस होगा एक्सएल माइनस एक्ससी। आई तो 4 है और एक्सएल माइनस एक्ससी जो है वो 70 माइनस 40 30 है, तो 120 वोल्ट आएगी। बिल्कुल सही है, मनीष का आंसर सही था बिल्कुल। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉपी करो। लिख लो, जब बता देना बेटा, है ना।
डन सर। हम्म चलो 1 मिनट। बचा कुछ इस तरह के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दिया, ये थोड़ा सा सिंपल वैसा कैलकुलेटिव सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमें एक एसी का इक्वेशन दे दिया, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें कह दिया E नॉट जो है पीक वैल्यू वो 10 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है, 50। अब इस क्वेश्चन को जो नहीं करेगा वो समझ लो वो तो सो रहा है, ऑन कर करके सो जाते हो तुम। तो बेटा t इज इक्वल टू 1/600 सेकंड पर, टाइम भी दे दिया। E की वैल्यू बताइए कितना आएगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो काफी बच्चों ने, राहुल ने, मनीष ने, गरिमा, तन्नु, साक्षी, सबका 5 वोल्ट है। मैं निकालता हूं, मैं भी कंफर्म कर दूं ना बेटा। E बराबर आएगा E नॉट 10 साइन ओमेगा टी। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई f अपन को दे रखा है 50 और t दे रखा है 1/600। 50 इंटू 200, 100 से 2 जीरो कट जाएगी तो आएगा 10 साई पाई/6। पाई/6 बेटा 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये 5 वोल्ट बिल्कुल सही जवाब। चलो आप सो तो नहीं रहे, इसका मतलब है ना क्लास में तो हो। तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन होता है, तुम चुप हो जाते हो। बेटा बोल दिया करो, अगर क्वेश्चन टफ हो तो ये बोल दिया करो कि सर ये नहीं हो रहा, चुप नहीं बैठा करो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक कॉइल, एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टेंस, तीनों को कनेक्ट कर दिया है एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स है 300√2 साइन ओमेगा टी, और आपको तीनों वैल्यू दे दी। एक्सएल दे दिया 10 ओम,
XC भी 10 ओम और R भी 10 ओम। तो मुझे बताओ करंट की RMS वैल्यू क्या होगी? ये भी कठिन नहीं है, ये भी तुमसे बनना चाहिए। करंट की RMS वैल्यू बताओ क्या होगी? लेजी बॉय है 300 और ओप्पो A5s है 30 एम्पियर। प्रियंका 300। तुम लोग डायरेक्ट जूम से आते हो ना, तो तुमने नाम चेंज नहीं कर रखा हुआ, नाम चेंज करो। ऐप से आते हो तो ऐप में तो नाम जो आपका है पहले से वही आता है। जो लोग डायरेक्ट जूम से आते हैं ना, उनको नाम चेंज करने की जरूरत। 300 प्रियंका का, भावना का, खुलेश्वर का 100 ओम सॉरी 100 एम्पियर। बच्चों पहले तो जेड निकालना पड़ेगा ना। जेड आएगा √XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो तीनों 10-10 है, तो ये भी 10 ओम आएगा। बच्चों IRMS होता है ERMS अपॉन जेड, और ERMS होता है E0 अपॉन √2। क्या होता है बेटा? E0 बाय √2। क्वेश्चन में ERMS जो आएगा ना, वो 300√2 अपॉन √2 आएगा, यानी कि सर की वॉइस नहीं आ रही। सर का माइक ऑफ हो गया होगा गलती से। माइक ऑन है। ऑन ही है। सर कहीं चले गए हैं क्या? हेलो सर। हेलो सर। क्या हो गया है? हेलो सर। कहाँ गए सर?
हेलो सर। अरे उनका कहाँ गए तबीयत सर? खराब है। हाँ, आज रेस्ट करना चाहिए ना उनको। हाँ हेलो सर। लगता है सर है ही नहीं। क्या घर के चले गए शायद। अच्छा कोई इसमें एक बात बताओ तो ये ERMS का वैल्यू 300 इंटू √2 क्यों नहीं लिए? वो क्योंकि ई नॉट का वैल्यू है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, तो कंपेयर करो तो ई नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा 300 √2 और ERMS क्या होता है ई नॉट अपॉन √2। अच्छा हाँ थैंक यू। कोई बात नहीं। चलो मैं वापस आ गया, पर 1 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं खुद होस्ट हूँ दूसरे डिवाइस से, तो मैं पहले अपने आप को होस्ट बना दूं। रुको, किधर है भाई? ये संजय अग्रवाल होस्ट है और ये 2 होस्ट हो गए। इसको ठीक है, बन गया शायद होस्ट। इसने कर दिया, मनीष ने किया। हाँ बेटा, अब बताओ, स्क्रीन दिख रही है ना अब? और मेरी आवाज आ रही है ना? कंफर्म करो। यस सर। यस सर। तो बच्चों, अगर इसमें f को 0 रखूंगा तो z इनफाइनाइट आएगा। आप बोलो क्यों? सर ये टॉपिक हम लोग कुछ सुने ही नहीं, क्वेश्चन के बाद आपकी वॉइस चली गई थी और स्क्रीन भी रुक चलो, गया था। रेजोनेंस सर्किट हेडिंग डाली थी। चलो और पीछे चलते हैं। IRMS 30 एम्पियर आ गया था। यस सर। चलो, क्वेश्चन के बाद मैंने टॉपिक बदल दिया था डायरेक्ट। मैंने कहा अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो रेजोनेंस सर्किट मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, सीधे जेड का फार्मूला लिखा और मैंने कहा अगर इस फार्मूले में f बराबर 0 रखता हूं तो z बराबर इनफाइनाइट आता है। बताइए कैसे? ये बताना था आपको, z इनफाइनाइट कैसे आया। ये तो बता दो। फिर तुम्हारी गाड़ी अटक गई। ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इतने बच्चे हैं, 78 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, मतलब ये कोई नहीं बता सकता अगर f 0 होगा तो z इनफाइनाइट कैसे आएगा। ये तो बड़े शर्म की बात हो जाएगी। 1/0 is equal to infinite. हाँ, तो इसको बोलने में 10 मिनट क्यों लगे बेटा? मैं वही तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ। सर आपसे घर में 2 बैकग्राउंड में ना हल्ला हो रहा था इसलिए ऑन नहीं की थी अगर सर 2 को। + 2 4 भी पूछना हो ना तो आपको 10 मिनट लगते हैं बोलने में। बेटा, हम लोग उस तरह के टीचर नहीं हैं, आप समझो। हम लोगों को रेस्पॉन्स चाहिए। आप नहीं दोगे रेस्पॉन्स तो फिर मैंने पहले भी आपसे कहा, फिर एक दूसरी टीचिंग होती है, फिर वो करेंगे, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसमें सीधे अनम्यूट करूंगा और सबको म्यूट करूंगा और मैं पढ़ाता रहूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा फिर मैं। तो अगर आप वैसा चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं एक्सपेक्ट ना करूं। तो इतनी सी बात का जवाब देने में तुमने पूरे 10 मिनट लगा दिए कि f0 लोगे तो ये वाला स्टेप 1/0 इनफाइनाइट आएगा, इसलिए z इनफाइनाइट आ जाएगा। और अगर f को इनफाइनाइट लेते हैं तो भी z इनफाइनाइट आता है, क्योंकि पहला स्टेप इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी का z के साथ ग्राफ बनाता हूं मैं, तो पहले फ्रीक्वेंसी जब 0 होगी तो भी z इनफाइनाइट होगा और बाद में फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी तो भी z इनफाइनाइट होगा। तो ग्राफ इनफाइनाइट से शुरू होगा, एक मिनिमम वैल्यू से पास होगा और फिर वापस इनफाइनाइट पर चला जाएगा। बच्चों, एक मिनिमम वैल्यू आती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। फिर बोल रहा हूं, एक निश्चित आवृत्ति पर z का मान न्यूनतम होता है। ये निश्चित आवृत्ति रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति। और बच्चों, अगर हम ये ग्राफ करंट के साथ बनाएं तो करंट बिल्कुल उल्टा होता है। जब z इनफाइनाइट होगा तो करंट 0 होगा,
और जब जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट हमेशा ई बाई जेड होता है। तो करंट के साथ ग्राफ उल्टा आएगा, पहले करंट बढ़ेगा, फिर घटेगा, और फिर जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पर। तो बच्चों एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जहां पर जेड मिनिमम आता है, उसी फ्रीक्वेंसी पर आई मैक्सिमम आता है। तो बच्चों ये एफ नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अनुनादी आवृत्ति। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई। मैं आपसे पूछना चाह रहा था पर अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि आप लोग चाहते हो बस मैं बोलता जाऊं, आप लिखते जाओ। 1/2 पाई√LC ये अनुनादी आवृत्ति है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला आपको याद करना है ना। और मिनिमम जेड जो होता है, जेड का न्यूनतम मान वो आर के बराबर होता है बस, क्योंकि अनुनाद के समय एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है बेटा, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है अनुनाद पर। आप चाहो तो एफ नॉट की वैल्यू डालकर देख लेना, एक्सएल और एक्ससी में दोनों बराबर आएंगे। तो जब अनुनाद होता है, रेजोनेंस होता है, तो एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं और जेड की मिनिमम वैल्यू आर के बराबर आती है। और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला आपको याद करना है, तो ये कॉपी करो सब कुछ। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज रेजोनेंस इन एसी सर्किट, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस वो कंडीशन है जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं, जेड मिनिमम हो जाता है और आई मैक्सिमम हो जाता है बस। बच्चों एक बार फिर बोल रहा हूं, at resonance current in the circuit is maximum, लिखना चाहो तो लिख लो आप, at resonance current in the circuit is maximum and impedance is minimum. XL is equals to XC and Z minimum is equals to R. तो जेड की मिनिमम वैल्यू आर होगी बेटा, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे रेजोनेंस पर। हमेशा बराबर नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेजोनेंस है, अनुनाद पर होते हैं। अनुनाद के समय एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं, जेड मिनिमम आर हो जाता है, आई जो है सर्किट में वो मैक्सिमम होता है और जेड मिनिमम होता है। और आई मैक्सिमम की वैल्यू भी लगे हाथों निकाल लेते हैं। आई मैक्सिमम कितना आएगा बेटा, ई बाई जेड, और जेड हमारा कितना है, आर। तो आई मैक्सिमम आ गया ई बाई आर। तो ये आ गया ई बाई आर, है ना। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम और सभी लोगों को जवाब देना है। बेटा एक एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसमें एल बराबर 5 हेनरी दे रखा है, सी दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड 80 माइक्रोफेरेड, और आर हमें 40 ओम दे रखा है। ये तीन वैल्यू दे रखी है बेटा, एल दे रखा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है।
तो हमसे पूछा है वो फ्रीक्वेंसी बताइए व्हेन करंट इज मैक्सिमम। हमें वो फ्रीक्वेंसी बताइए सोर्स की, मुझे सोर्स की कितनी फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए ताकि सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। सब बच्चों को जवाब देना है इसका। मनीष का जवाब है 25/पाई। बाकी लोग भी बताओ। बाकी लोग भी बताइए बेटा। अरे आई मैक्सिमम तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होगा ना, तो आपको एफ की वैल्यू बतानी है 1/2 पाई√LC। इसे सॉल्व करके दो, आपको सारी वैल्यू पता है। ट्वेंटी 25/पाई बता रहे हैं सारे बच्चे। ये जवाब है आप लोगों के। प्रियंका, मनीष, राहुल, ओप्पो, भावना, अनुराग, साक्षी, गरिमा। हाँ बेटा देखो, 1/2 पाई√LC। एल कितना है 5 और सी कितना है 80 गुणा 10⁻⁻6। तो 80 गुणा 5 400 हो जाएगा। 400 को अंडर रूट से बाहर लोगे 20 आएगा, और 10⁻⁻6 10⁻³ आएगा। 10⁻³ ऊपर जाकर 1000 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 40 पाई, जीरो कर जाएगा। 100/4 25 आएगा, तो 25/पाई हर्ट्ज, एम्पियर नहीं हर्ट्ज। और अगर हमसे ओमेगा पूछता तो ओमेगा आता 2πf, तो 2 पाई इंटू 25/पाई, तो ओमेगा आता 50 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है बेटा। हाँ जी। फेज डिफरेंस के क्वेश्चन मैंने नहीं दिए, वो क्वेश्चन अब करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एल और आर है, बस सी नहीं है। LR सर्किट है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो एक्सएल जो है वो 30 ओम है और आर अगर 40 ओम है, तो मुझे ये बताओ करंट
वोल्टेज से आगे होगा या पीछे होगा, एक तो ये बताओ। दूसरा, कितने एंगल से आगे होगा या पीछे होगा, ये बताना है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दो बातें बतानी है। एक तो ये बताना है करंट आगे होगा वोल्टेज से या पीछे होगा। दूसरा बताना है कितने एंगल से होगा। ओके, ये ओप्पो भाई साहब कौन है, नाम बताओ अपना। ओप्पो कौन है? नाम नहीं बताया है ना। 37 डिग्री होगा, चरणजीत है, ठीक है। 37 डिग्री होगा और करंट लैग करेगा। तो बच्चों tan phi का फार्मूला याद करते हैं। tan phi होता था XL/R, यानी कि 30/40, यानी कि 3/4 आएगा। तो 3/4 का मतलब है कि इसमें 37 डिग्री आ जाएगा फाई की वैल्यू। और बच्चों जब है ना इंडक्टर लगा हुआ होता है ना, सर्किट में कुंडली होती है, तो याद करो मैंने आपको सब कुछ लिखाया है। करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे होता है, तो हम यहाँ बोलेंगे करंट जो है वो 37 डिग्री एंगल से लैग करेगा, पीछे होगा। बस ये आंसर है। करंट वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे होगा, लिख लेना ये। हाँ, करंट वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे होगा। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं बस, फिर उसके बाद चलेंगे, आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ये ना एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सुनना ढंग से। हमारे पास एक LCR सर्किट है, सीरीज LCR, तीनों लग रहे हैं, और उसमें R अपन को 200 ओम दिया हुआ है, 200 ओम। अब इस क्वेश्चन को सुनो। अगर हम सर्किट से कैपेसिटर बाहर निकाल दें तो करंट वोल्टेज से 30 डिग्री 30 डिग्री पीछे हो जाता है। सुन रहे हैं ना आप चाहो तो लिख लेना। इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड then current lags to source voltage by 30 डिग्री। तो अगर हम संधारित्र को हटा लें तो करंट वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे हो जाता है। लेकिन अगर हम बच्चों इंडक्टर को बाहर निकाल लें, कैपेसिटर को वापस लगा दें और इंडक्टर को बाहर निकाल लें, एल को बाहर निकाल लें, हेलो सर। वॉइस नहीं आ रही है वॉइस सर। नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, कहाँ चले जाते हैं सर?
हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो मैं एक एक नहीं 2-3 डिवाइस से लॉग इन हूँ, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन सुन लो तुम। ये है एक LCR सर्किट है बेटा, तीनों चीज है L, C और R। जब हम C निकाल लेते हैं ना बाहर, तो करंट वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे हो जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर हम C को वापस लगाकर L को बाहर निकाल लें, तो करंट वोल्टेज से 30 डिग्री आगे हो जाता है, करेक्ट। तो आपको बताना है, यदि सर्किट में तीनों लग रहे हैं L, C और R, तो फिर हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आएगी? आवाज तो आ रही होगी, स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, है ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ, मत दिखने दो मैडम, मैं लिख भी नहीं रहा कुछ, क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन इतना सा है, अगर C बाहर निकाल लें तो करंट 30 डिग्री पीछे हो जाता है। C की जगह अगर L बाहर निकाल लें तो करंट 30 डिग्री आगे हो जाता है वोल्टेज। अगर तीनों लगे रहने दें सर्किट में, तो फाई कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कल करके लाना इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो अभी हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय 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 सर।